रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करिश्मा कामिनी की सौतेली बेटी थी और निशा उसकी सगी बेटी थी। लेकिन कामिनी ने निशा और करिश्मा के बीच में कभी कोई फर्क नहीं किया। ना ही करिश्मा को कभी ये महसूस होने दिया कि वो उसकी सौतेली माँ है। लेकिन ये सभी चीजें उसके पड़ोसियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जिसके चलते वो निशा को आए दिन अपनी माँ के खिलाफ भड़काया करते। एक रोज कामिनी घर में सुनार को बुलाकर कुछ गहने देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और अपने सामने इतने सारे सोने के गहने देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कामिनी, ये इतने सारे गहने तूने किसके लिए पसंद किया है? सारे गहने कितने सुंदर हैं। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है इन सब पर से। पक्का तूने निशा की शादी के लिए ये सारे गहने पसंद किए होंगे। नहीं नहीं, ये सारे गहने निशा के लिए नहीं बल्कि करिश्मा के लिए हैं। कुछ महीने में उसकी शादी होने वाली है, तो उसी के लिए ये सारे गहने पसंद किए हैं मैंने। कामिनी, तेरा दिमाग तो ठीक है। तू ये मत भूल कि तू उसकी सौतेली माँ है। आज तक तो मैंने किसी सौतेली माँ का दिल इतना बड़ा नहीं देखा कि वो अपना सब कुछ अपनी सगी बेटी को छोड़कर अपनी सौतेली बेटे पर लुटा दे। कमला, तूने आज तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद कभी अपनी जुबान से ये मत निकालना, क्योंकि मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां एक ही समान हैं। कहने से कुछ नहीं होता। तू उसकी सौतेली माँ है और यही सच है। अब तू अपना दिल कितना भी बड़ा कर ले, लेकिन ये बात बदलेगी नहीं कि तू उसकी सौतेली माँ है। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उन दोनों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी निशा सुन रही है, जिससे सुनकर वो अपनी माँ के पास आती है। माँ, मैंने आपकी और आंटी की सारी बातें सुन ली है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। मेरी सगी माँ होने के बाद आप मुझे सौतेलापन दिखाती हैं और उस करिश्मा की सौतेली माँ होने के बाद भी उसकी सगी माँ बनने की पूरी कोशिश करती हो। हाँ, मैं उससे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। तुझे जो समझना है तू समझ, क्योंकि अब तू भी अपनी माँ को छोड़कर दुनिया वालों की बातों में विश्वास कर रही है। अगर ऐसी बात है और आप मुझसे भी प्यार करती हैं, तो अभी के अभी मुझे ये सारे गहने दो जो आपने अपनी सौतेली बेटी के लिए पसंद किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये गहने नहीं दे सकती हूँ। हाँ, तेरे लिए बिल्कुल इसी तरह के नए गहने बनवा दूंगी तेरी शादी में। नहीं, मुझे तो यही चाहिए। दूसरा बनवाना है तो अपनी सौतेली बेटी के लिए बाद में बनवा देना। हमेशा मैं ही क्यों पीछे रहूं, या मुझे ही सारा सामान पीछे क्यों मिले? निशा इतना कहकर सारे गहने लेकर वहाँ से चली जाती है और कामिनी के कई बार मांगने के बाद भी निशा उसे गहने वापस नहीं करती। समय बीतता है और करिश्मा की सगाई का दिन आ जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहाँ आते हैं। लड़के को देखते ही निशा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं उसके कॉलेज का क्रश होता है, जिसे देखकर उसे अपने मन में ख्याल आता है। ये तो अनुज है। माँ ने इसे पसंद किया है इस गंवार करिश्मा के लिए। इसे तो मैं पसंद करती थी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। करिश्मा ने अपनी सौतेली माँ के नरम दिल का बहुत फायदा उठाया है। हमेशा मेरा हक छीना है। अब मैं इसे अपना प्यार नहीं छीनने दूंगी। निशा हाथों में आरती की थाली लिए ये सब सोच ही रही थी कि तभी कामिनी पीछे से आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। क्या हुआ निशा? आरती उतार लड़के की। ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी है? सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा। जी माँ, उतारती हूँ आरती। वो मुझे माचिस नहीं मिल रही थी दिया जलाने के लिए। निशा, तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे क्या हो गया है? आरती तो तेरी पहले से जल रही है, तो फिर उसे माचिस की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या बोलती है, क्या करती है। कामिनी की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी निशा गुस्से में आरती की थाली कामिनी के हाथों में थमा कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कामिनी लड़के वालों की आरती करके उन्हें घर के अंदर लेकर आती है और तय किए हुए मुहूर्त पर करिश्मा और अनुज की सगाई हो जाती है। कुछ देर बाद सभी खाना पीना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। करिश्मा और कामिनी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी निशा वहाँ आती है। ये शादी नहीं हो सकती है माँ। आप अभी फोन करके ये शादी तोड़ दो, क्योंकि जिस लड़के को आपने अपनी सौतेली बेटी के लिए पसंद किया है उसे मैं पहले से जानती हूँ और पसंद भी करती हूँ। मैं आपको इसके बारे में बताने ही वाली थी, फिर सोचा ये बला इस घर से चली जाए तब बताऊं। मुझे क्या पता था कि ये मेरी खुशियों पर नजर गड़ाकर बैठी हुई है। शादी कोई मजाक नहीं होती। अगर ऐसी बात थी तो तुझे पहले बताना चाहिए था। जब मैं करिश्मा के लिए उसे पसंद करने के लिए गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि तू भी उसे ही पसंद करती है।
वरना मैं वहाँ तेरी बात चला देती, करिश्मा का कहीं और देख लेती। लेकिन किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। माँ आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ये जानते हुए कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ। आप अपनी सौतेली बेटी की शादी उसके साथ करवा सकती हैं, लेकिन मेरी नहीं। सौतेली माँ का ऐसा दिल पहली बार देख रही हूँ जिसमें अपनी बेटी से ज्यादा अपनी सौतेली बेटी के लिए प्यार है। आप दोनों लड़ना बंद करिए। माँ, अगर निशा को वो लड़का पसंद है तो आप इसकी शादी उसी से करवा दीजिए। कोई भी रीजन देकर ये सगाई तुड़वा दो। करिश्मा बेटी, वो लड़का इंसान है, कोई सामान नहीं जो तेरी बहन को पसंद आ गया और तूने उसे दे दिया। उस लड़के के साथ तेरी सगाई हुई है तो शादी भी तेरी ही होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये शादी रोक कर रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कामिनी निशा की कही हुई सारी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। सभी शादी की तैयारियों में लगे थे। निशा अपने कमरे में बैठी अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी सौतेली बहन को अपनी खुशियाँ छीनने नहीं दूंगी। फिर चाहे उसकी सौतेली माँ के दिल में उसके लिए कितना भी प्यार क्यों ना हो, खून खून ही होता है। एक बार जान देने की बात बोलकर डराऊंगी, माँ खुद ये शादी तोड़ देंगी। निशा की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी कामिनी सुन रही थी। बेटी, तू चाहे जो भी कर ले, लेकिन मैं तुझे करिश्मा के जीवन में आग नहीं लगाने दूंगी। ये शादी तो होकर ही रहेगी। तेरे डराने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैंने तेरी ये बातें नहीं सुनी होती तो शायद एक पल के लिए मैं घबरा सकती थी, लेकिन अब नहीं। कामिनी इतना कहकर कमरे के बाहर से ही वापस लौट जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। कामिनी छत पर लाइटिंग का काम करवा रही थी। तभी निशा वहाँ आती है। माँ, मैंने आपसे कुछ कहा था। मुझे लगता है आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। माँ, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने ये शादी नहीं रोकी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुझे जो करना है कर, लेकिन ये शादी अब नहीं रुकेगी। माँ, अगर आपने ये शादी नहीं तोड़ी तो मैं सच में कूद जाऊंगी यहाँ से। निशा को छत की दीवार पर खड़ा देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी करिश्मा भी भागते हुए वहाँ आती है। माँ, आप उसकी बात मान लीजिए, तोड़ दीजिए रिश्ता। मुझे सच में बुरा नहीं लगेगा, वरना वो कुछ कर लेगी खुद को। करिश्मा इतना कहकर निशा को समझाने के लिए खुद भी छत की दीवार पर चढ़ती है, लेकिन निशा उसकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार थी और उससे अपना हाथ छुड़वाने लगती है। दोनों की छीना झपटी में करिश्मा का पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है। सभी भागते हुए नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो खून से लथपथ मरी पड़ी है। उसे ऐसे देखकर कामिनी की जान निकल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अपने मजाक को हकीकत में बदलता हुआ देखकर निशा भी दंग थी। जैसे ही वो अपनी माँ को संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती है, तभी कामिनी उसका हाथ झटक देती है। तो अभी इस वक्त घर से बाहर निकल जा। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। समझ ले, तेरी सौतेली बहन के साथ साथ तेरी माँ भी मर गई। अपनी माँ की बात सुनकर निशा वहाँ से चली जाती है। आसपास के सभी लोग कामिनी का अपनी सौतेली बेटी के लिए इतना प्यार देखकर हैरान थे। उस दिन के हादसे के बाद वहाँ खड़े सभी लोगों को एक सबक मिल जाता है कि हर सौतेली माँ का दिल बुरा नहीं होता और वो भी अपनी बेटी से प्यार कर सकती है। शीतल अपने ससुराल में अपनी सौतन को कहती है, अरे निम्मो कहाँ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ ले आ खाने को। हाँ हाँ, ला रही हूँ। जब से बीमार पड़ी है तब से मेरा जीना हराम कर दिया है इसने। तो पहले तो मेरी सौतन बनी, अब पता नहीं क्या क्या चाहिए इसको। गुस्से में निम्मो शीतल के लिए खाना लेकर आती है और उसके सामने खाना रखते हुए कहती है, ले ठूस ले इसको, पता नहीं कितना खाती है। ऐसे मत बोल, मैं बीमार हूँ इसलिए कुछ खाने का मन नहीं करता। क्या कह रही है? तेरा खाने का मन नहीं करता? हे भगवान, इतना तो खा रही है, अब क्या मुझे खाएगी? दोनों की बहस आपस में चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर शीतल और निम्मो की सास आती है और निम्मो को शीतल से लड़ता देखकर कहती है, अरे निम्मो, क्यों लड़ रही है बहू से? मम्मी जी, ये आपकी बेचारी बहू नहीं बल्कि मेरी बीमार लालची सौतन है। ऐसा क्यों कह रही है बहू तू? सही तो कह रही हूँ मम्मी जी। आप बताइए ना, आखिर क्या गलत कह दिया मैंने? पहले तो मेरे पति पर लालच किया और उससे शादी कर ली। अब आप देखना कि ये इस घर को भी अपने नाम करवा लेगी। ये क्या बकवास कर रही है बहू तू? आखिर शीतल ने ऐसा क्या मांग लिया जो तू इतना ड्रामा कर रही है? लो कर लो बात।
आखिर इस कलमुही ने मेरी सास को भी अपने वश में कर ही लिया। हाय, न जाने कहां से ये काला जादू सीख कर आई है। जब से मेरे घर आई है तब से मेरे ही घर वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं। निम्मो की बात सुनते ही शीतल कहती है, देख निम्मो, मैं मानती हूँ कि हम दोनों सौतन हैं, लेकिन मैंने किसी पर कभी कोई जादू टोना नहीं किया, समझी? देख लिया मम्मी जी, आप ही कह रही थी ना कि ये बीमार है। अरे आप ही बताओ, अगर ये बीमार है तो इसका उतना मुंह कैसे चल रहा है? मम्मी जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे भूख लगी है, इसलिए मैंने निम्मो से कुछ खाने को मांग लिया, तो ये इतना ड्रामा कर रही है जैसे ना जाने मैंने इससे क्या ही मांगा हो। निम्मो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही दोनों सौतनों के बीच अनबन हमेशा चलती रहती। देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगते हैं और शीतल बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान को भी उनके घर में शांति पसंद नहीं थी। अभी हाल ही में शीतल ठीक ही हुई थी, तो अब निम्मो काफी बीमार पड़ गई। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि जब निम्मो अचानक बीमार पड़ी तो उसके पास कोई भी नहीं था। निम्मो की सास और उसकी सौतन दोनों बाजार गए थे। बेचारी निम्मो की हालत अचानक इतनी खराब हो गई कि वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल और उसकी सास दोनों घर आते हैं, जहां वो निम्मो को जमीन पर बेहोश देखकर घबरा जाते हैं। निम्मो को शीतल जल्दी से उठाती है और अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, निम्मो की तबीयत काफी खराब है, आप तुरंत डॉक्टर को फोन कीजिए, जब तक मैं निम्मो को उसके कमरे में ले जाती हूँ। ठीक है बहू। शीतल अब निम्मो को कमरे में ले जाती है, तो वहीं शीतल की सास डॉक्टर को कॉल करती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है, जिसके बाद डॉक्टर निम्मो का चेकअप करके कहता है, निम्मी जी के शरीर में पानी की कमी है, इनको हेल्दी फूड के साथ साथ पानी की भी जरूरत है। तो डॉक्टर, हम पानी तो देते हैं। अरे मतलब कि इनको ग्लूकोज की जरूरत है। शाम को मैं एक नर्स भेज दूंगा, वो इनको ग्लूकोज लगाकर चली जाएंगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर चला जाता है। थोड़ी देर बाद निम्मो को होश आता है। निम्मो बीमारी की हालत में बोलती है, पानी, पानी। हाँ, अभी लाती हूँ मैं पानी। वैसे भी डॉक्टर ने पानी की कमी बताई है और जितना पानी तुम पियोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। निम्मो को शीतल पानी पिला देती है और इस तरह शाम को नर्स आती है, जिसके बाद निम्मो को ग्लूकोज वाटर भी चढ़ाया जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और आए दिन निम्मो के नखरे खाने पीने को लेकर बढ़ रहे थे। एक दिन बीमार निम्मो शीतल को आवाज लगाती है, शीतल, अरे ओ शीतल, जरा इधर तो आना। क्या हुआ निम्मो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो दरअसल ना मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है, क्या तुम बना सकती हो? निम्मो, तुम बीमार हो और बीमारी की हालत में मोमोज नहीं खाने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। तुम अपना बदला ले रही हो ना मुझसे। मैंने भी तुम्हें काफी कुछ कहा था ना, इसलिए। अरे कैसी बात कर रही हो निम्मो तुम, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ। शीतल अब निम्मो के लिए मोमोज लेने चली जाती है और कुछ ही समय बाद वो निम्मो के लिए मोमोज ले आती है। अब ऐसे ही रात होती है। शीतल के कमरे में राहुल को जाता देखकर निम्मो एक बार फिर शीतल को आवाज देती है, शीतल, शीतल। क्या हुआ निम्मो, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, चाहिए तो था, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे वो भी नहीं दोगी। अरे एक बार बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे राहुल चाहिए, आज और तब तक के लिए चाहिए जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ। शीतल बिना कुछ सोचे समझे राहुल को उसके पास भेजने के लिए हामी भरती है और कुछ ही समय बाद राहुल उसके पास आ जाता है। धीरे धीरे अब दिन गुजरते हैं और निम्मो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन निम्मो बीमार होने की एक्टिंग चालू रखती है। निम्मो अब धीरे धीरे शीतल को परेशान करती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन निम्मो के फोन पर निम्मो की माँ का कॉल आता है। माँ, बस अब मैं इससे सब कुछ छीन लूंगी, जो मेरा था अब वो फिर से मेरा हो जाएगा। लेकिन बेटा ये सब ठीक नहीं है। क्यों माँ? इसने भी तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरे पति को ही छीन लिया था। बेटा ये तेरा लालच है। हाँ माँ, अब तुम इसको मेरा लालच ही समझ लो। जैसे ही निम्मो कॉल कट करके पीछे मुड़ती है, वैसे ही वो अपने सामने शीतल को देखती है। शीतल को देखकर निम्मो थोड़ी डर जाती है। उसको देखकर शीतल कहती है, डरो मत निम्मो, मैं तुम्हारा सच कभी किसी को नहीं बताऊंगी। तो तुम चाहती हो ना मैं राहुल और तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ।
ठीक है निम्मो, मैं चली जाऊंगी। मुझे बस कुछ दिनों का समय दे दो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनते हुए जाना। जो भी प्रॉपर्टी राहुल ने तुम्हारे नाम की है वो प्रॉपर्टी भी हमें ही देकर जाना। कुछ भी लेकर मत जाना, समझी? जरूरत नहीं पड़ेगी निम्मो। निम्मो उसकी बात समझ नहीं पाती और अगले 2 दिन बाद शीतल उस घर को छोड़कर जा रही थी कि तभी वहाँ पर राहुल आता है और उसे जाते देखकर कहता है, शीतल, कहाँ जा रही हो तुम? राहुल, शायद तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। मतलब शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह निम्मो के साथ रहो। राहुल कुछ कह पाता कि तभी शीतल अपना बैग लेकर बाहर की तरफ जाती है। राहुल उसे रोकने के लिए बाहर जा ही रहा था कि तभी निम्मो कहती है, राहुल, आप बाहर नहीं जाओगे। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गई है और मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए। इसका मतलब उसको बाहर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। हाँ, मैं हूँ। आखिर क्यों निम्मो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि वो हमारा घर बर्बाद कर रही थी। मैं तुम्हारे प्यार के लिए लालची हो गई हूँ राहुल। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं दिखता। अरे यार निम्मो, मैं तुम्हारा ही था, लेकिन इतने महीनों से उसके पास हूँ, इसका भी एक वैलिड रीजन था। क्या? उसके पास ज्यादा समय नहीं है और अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो इसके पीछे भी शीतल है। लेकिन कैसे? वो ऐसे क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास कोई नहीं है। जिस कंपनी में राहुल काम करता है ना, वो उस कंपनी में एम्प्लॉय नहीं बल्कि ओनर है, क्योंकि वो कंपनी शीतल की है। जिसको लालची बीमार सौतन तू बोलती थी ना, वो बीमार तो जरूर है लेकिन लालची नहीं। तो आपने उससे शादी क्यों की? क्योंकि शीतल के पास सिवाय उसके पिता के कोई नहीं था और एक दिन शीतल की कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें शीतल के पिता ने मुझसे शीतल की जिम्मेदारी उठाने का प्रॉमिस लिया था। शीतल को मैं ऐसे अपने घर में नहीं रख सकता था, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली और तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हुई मुझसे। ये सब कुछ जानने के बाद निम्मो को बहुत अफसोस हुआ और वो खुद रोते हुए शीतल को ढूंढने जाती है। निम्मो शीतल को ढूंढ लेती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, शीतल, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज वापस चलो। मेरा समय हो चुका है निम्मो, मैं यहाँ से बहुत ही जल्दी जाने वाली हूँ। मुझे घर जाने को मत कहो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसको इस तरह रोता देखकर शीतल उसके साथ घर आती है और जैसे ही निम्मो के साथ शीतल आती है वैसे ही उसे अटैक आता है और वो उस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस वजह से वो मर जाती है। उसकी मौत का जिम्मेदार अब निम्मो खुद को समझने लगती है और उसकी लाश के पास बैठकर बहुत रोती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।